अस्सलाम वालेकुम। आज हम ए लेवल्स इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं। चैप्टर है गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस। और मज़े की बात यह है कि इसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। शायद फिलिप कर्व आपके लिए नया हो, लेकिन उसमें कुछ है नहीं ऐसी कॉन्सेप्चुअल बात, या लर्नर कर्व हो थोड़ा सा नया आपके लिए, लेकिन कोई कॉन्सेप्चुअली कोई नई बात नहीं आने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम चूँकि बुक भी फॉलो कर रहे हैं, तो बुक के साथ साथ चलते जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को उसी तरह से उठाते जाएंगे। तो ज़रा जल्दी से याद करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक की चैप्टर हमारा 45 है, 45, 46, 47 ये 3 चैप्टर्स हमारे देखेंगे। गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है इन्फ्लेशन में ऑब्जेक्टिव? गुड, वेरी गुड। बात समझ में आई सब? इन्फ्लेशन का मतलब है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन से मसला क्या है? एक तो ये मसला है कि ऊपर जाती है, और एक ये मसला है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। तो एक बैंड हो जिस बैंड के अंदर ये स्टेबल रहे। अच्छा जी, प्राइसेस बहुत नीचे चली जाएंगी तो क्या होगा? डिफ्लेशन से क्या मसला है? डिफ्लेशन से मसला क्या है? डिफ्लेशन से मसला ये है कि प्रोड्यूसर्स इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट अभी आया। अभी आप अगर चाइना का डेटा लेंगे तो अभी आज ही डेटा आया था, कल आया था शायद, कि चाइना में कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम हुई है लेकिन प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन ज़्यादा गिरी हुई है। एक प्रॉब्लम है ये। प्रोड्यूसर के लिए इन्फ्लेशन बहुत गिर जाए, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नीचे चला जाए, तो उसकी जो सेल हो रही है वो नहीं, रॉ मटेरियल की बात नहीं, उसकी बात हो रही है कि उसकी जो सेल्स हैं उसका इंसेंटिव कम हो गया। जब प्राइस इतनी कम हो जाएगी कि प्रोड्यूसर को सेल्स का इंसेंटिव कम मिलेगा, तो फिर ओवरऑल मार्केट श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और आप डिफ्लेशन से रिसेशन के दरवाजे में दाखिल होंगे। रिसेशन वो जगह है जहाँ पे कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। तो इन्फ्लेशन नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाए लेकिन एक जगह स्टेबल हो। अगर ये इन्फ्लेशनरी एरिया है तो लेट्स सपोज के यूं होने के बजाय इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे ऐसे चल ले, चलो ठीक है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत नीचे चली जाएगी और नेगेटिव में जाते जाते, अच्छा एक जोन है डिफ्लेशन का, उस जोन के अंदर जो है वो ठीक है, मान रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई हो गई है तो डिफ्लेशन जो है वो इफेक्टिव होगी। जी अरम भाई, 1 मिनट बताता हूँ। अगर हम ऐसे जोन में जा रहे हैं जहाँ पे कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, हाई होने के बाद कम हो रही है, तो बातों वो जोन अच्छा होता है ना। इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई थी, अब डिफ्लेशनरी एरिया चाहिए हमें, तो ये अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होगा डिफ्लेशनरी एरिया। लेकिन डिफ्लेशन जो है वो यानी डिसइन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन ना हो। ये बात समझ आती है ना, कि इन्फ्लेशन में कमी आ जाए, ऐसा ना हो कि प्राइसेस अपने ओरिजिनल पॉइंट से ही नीचे चली जाएं। ये सारी बातें ऐसे हम कर चुके हैं, लेकिन इसको कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि इन्फ्लेशन इज़ अ टारगेट फॉर मैक्रो इकोनॉमी। और क्या टारगेट होता है? ये टारगेट्स रिवाइज हो जाए फिर टारगेट से कॉन्फ्लिक्ट से बात करेंगे। और क्या टारगेट होता है मैक्रो इकोनॉमी का? बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टेबिलिटी। ये क्या होती है? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस ही होता है ना, सरप्लस में करंट अकाउंट होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमेशा बैलेंस ही होगा, तभी उसको बैलेंस ऑफ, जैसे आप अकाउंट्स में कहते हैं कि बैलेंस शीट तो बैलेंस ही होगी ना, उससे प्रॉफिट आने के बाद उसका एसेट साइड्स, उसका रेवेन्यू साइड, उसको आप देख रहे होंगे कि सरप्लस में है क्या है। तो करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट सस्टेनेबली ग्रो करे। आपने इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी और फिर एकदम से उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और इम्पोर्ट्स का एक अंबार लग गया, अब वो सस्टेनेबल नहीं रही वो इम्पोर्ट्स। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सटर्नल सेक्टर में है, बाहर की दुनिया के साथ जो हमारी ग्रोथ हो रही है, वो सस्टेनेबल हो। नीचे गिर रही है तो मुसलसल नीचे गिर जा रही है, ये भी नॉन सस्टेनेबल है। पाकिस्तान के केस में देखें
आप एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपये की, आप इंपोर्ट करते हैं 200 रुपये की, ये सस्टेनेबल नहीं है ना। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में तो है, लेकिन ये जो डेफिसिट है, ये जो गैप है, इस गैप को आप कहाँ से फिल कर रहे हैं? लोन लेके फिल कर रहे हैं। तो ये लोन सस्टेनेबल तो नहीं रहेगा, लॉन्ग रन में तो नहीं चलेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी का मतलब ये है सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, जो कि लॉन्ग रन में आप चला सकें। बहुत फ्लक्चुएशंस इसमें आएंगी तो वो फर्दर इकोनॉमिक टर्मोइल का बाइस बनेंगी, अजीब व गरीब सूरत हाल होगी, ऐसे डिसीजंस आपके कंट्री में होने लगेंगे जो कि फिर सही नहीं है। ठीक है, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी पे हम मज़ीद बात और कर लेंगे, लेकिन पीछे पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं एएस में। अनएम्प्लॉयमेंट एक टारगेट है। क्या टारगेट है अनएम्प्लॉयमेंट का? लो हो। क्या ज़ीरो हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट? ज़ीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बाकी रहती है, वो हर इकोनॉमी में होगी, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन हर इकोनॉमी में होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी किस्में होती हैं, वो यहाँ पे पढ़ना मकसूद नहीं है, वो हम एएस में पढ़ चुके हैं। हमारी बात होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते करते और क्या मसाइल हो सकते हैं। इवेंचुअली ये चैप्टर कहाँ लेके जा रहा है कि एक आपने आइसोलेशन में एक टॉपिक पढ़ा, इन्फ्लेशन, आइसोलेशन में पढ़ लिया इन्फ्लेशन कैसे कम की जाती है। एक टॉपिक पढ़ा आपने अनएम्प्लॉयमेंट, आइसोलेशन में पढ़ लिया अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम की जाती है। एक टॉपिक पढ़ा आपने करंट अकाउंट सरप्लस, आइसोलेशन में देख लिया करंट अकाउंट सरप्लस कैसे बढ़ता है। इसी तरह से एक टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ, आइसोलेशन में आपने देख लिया फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज़ की जाती है, सप्लाई साइड पॉलिसी कैसे यूज़ की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक यानी जीडीपी का जो टाइम के अगेंस्ट हमारा जीडीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। क्यों बढ़ता रहे जीडीपी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो हमारी आवाम का। अगर ऑलरेडी आवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत आई है, फिर पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से भी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन कौन सी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए? फिर एक टर्म बार बार आएगी, सस्टेनेबल होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ इरेटिक नहीं होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ जो है वो, उसमें हमें पता है कि एक प्रॉब्लम है बिजनेस साइकिल्स का। ये बिजनेस साइकिल्स जितनी हाई और जितनी स्टीप और जितनी डीप होंगी उतना ही प्रॉब्लम होगा। हम इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस नहीं कर सकेंगे, हम उसे मैनेज करते करते में निकल जाएंगे। इन्हीं को रिड्यूस करने के लिए तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करते हैं हम। जो हमारे शैलो पीरियड्स होते हैं उसमें हम अपने हाई पीरियड्स की इनकम्स को बोरो करके यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, तो हमारी बिजनेस साइकिल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो इसीलिए बार बार चूँकि हर टर्म के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो हो, कंटिन्यूसली लो मेंटेन हो, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अच्छी रहे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होने से एक फ़ायदा तो ये होता है ना कि आपके पास एक ऐसे लोग रहते हैं जो सेटिस्फाइड हों। लेकिन एम्प्लॉयमेंट हाई रहने से फ़ायदा होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम रहने से एक फ़ायदा भी होता है, मुसलसल कंज्यूमर्स ही मिल रहे होते हैं सोसाइटी को। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो कंजम्पशन भी गिरती है, कंजम्पशन गिरती है फिर बिज़नेस पूरा ही गिर जाता है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। ये बात समझ आती है? उरूज बाजी ऊपर से तो नहीं गुजर रही? नहीं गुजर। इसीलिए अलग से एक बात और इन्होंने लिख दी कि सस्टेनेबिलिटी खुद एक अलग से गोल है। अब सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ की? हर पॉलिसी की जो पीछे गुजरी है ना। प्राइस लेवल सस्टेनेबली लो हो, अनएम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबली लो हो, जीडीपी ग्रोथ सस्टेनेबली करे, आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जो वो सस्टेनेबली बैलेंस रहें। तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक अलग से पूरा टॉपिक बना दिया इन्होंने। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की वजह से आपको कम एफर्ट करनी पड़ेंगी। सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो ये ऐसे चल रहा होगा। और फिर आपको एक फैक्टर अगर याद हो पीपीसी में से भी, कि अगर आप सस्टेनेबली ग्रो नहीं करेंगे तो आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर आपको एनवायरमेंटल इश्यूज़ होंगे, डिप्लीशन की वजह से रिसोर्सेज ख़त्म होने का मसला होगा। सुई में से गैस ख़त्म हो गई, हमारी गैस ख़त्म हो गई, हमने पूरे मुल्क में लोहे की पाइपलाइन बिछा दी, इतनी गैस हमारे पास 5 लाख साल तक चलेगी, वो 50 साल भी नहीं चली। इतनी उड़ाई गाड़ियों में डाल के हमने खाना पकाने वाली गैस को उड़ा दिया।
तो हाँ, तो हम सस्टेनेबली नहीं हमने उसका फ़ायदा उठाया, उसको हम पूरी खा गए। भी रात को करते थे। वो अल्लाह का एहसान है कि और जगह से गैस निकल आई हमारे यहाँ। ओवर ईटिंग करते हैं ना हम लोग, तो सिंध में बहुत सारी जगहों से गैस निकल आई हमारी इस पर बलूचिस्तान के बजाय। लेकिन बहरहाल हमारा प्लानिंग अच्छी नहीं थी। और इसी सस्टेनेबिलिटी तो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है ना। एक एंगल रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, आप बताएंगे कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, जीडीपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इंटरनल सेक्टर। तो उधर से देख के बता रही है। नहीं यार, अच्छा, नहीं लिखा। डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, नहीं लिखा। ह्यूमन फैक्टर जो है वो रह गया। ह्यूमन डेवलपमेंट भी तो एक फैक्टर है ना। ये रहा, सॉरी। हाँ, नहीं देखा था हमने, पक्का वाला फिर नहीं तो पढ़ा। ये जो है वो इसमें इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आती है कि कहीं से टैक्स लगाना है, किसी के ऊपर खर्च करना है। ठीक है जी, तो ये बातें हम अभी करने जा रहे हैं। आपके पेपर में आपसे अब ये पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो अब ए लेवल्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको पता है कि आपकी इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट कैसे एडजस्ट होती है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस अब क्या होने वाली हैं। अगर आप फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं टू इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ, अब उससे क्या नतीजा निकलेगा? इन्फ्लेशन होगी। अब इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करेंगे? यानी आपसे कहा जाएगा कि अब आप बताइए कि पॉलिसीज सस्टेनेबल कैसे होंगी। एक एंगल ये है कि एक पॉलिसी का दूसरे मसले के ऊपर क्या असर पड़ेगा और फिर उस मसले से कैसे निकला जाए। इसको हम अपनी इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं कि जब एक चीज़ आप चेंज करते हैं तो उसकी 10 जगह इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए आपने टैक्स लगाया था, उससे अनएम्प्लॉयमेंट का ही मसला आया, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही मसला आया, उससे हर चीज़ का ही मसला आ जाएगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना और ये सोचना कि बेहतर पॉलिसी मेकिंग कैसे हो सकेगी, उसकी कोशिश कर लेना। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 46 है और यही असल चैप्टर है। इसमें असल जो बात है वो ये है, वो है वो रिलेशनशिप जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि पहला रिलेशनशिप जो हम देखने जा रहे हैं वो है मनी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू में क्या कोई रिलेशनशिप है। मज़े की बात है, जैसे मैंने कहा कि इसमें से शायद ही कोई बात हो ऐसी जो आपको नहीं लगे, क्योंकि जब हम एएस पढ़ रहे थे और ओ लेवल्स पढ़ रहे थे तो हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। मेरे को भी साथ साथ डिस्कस किया। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। ये नहीं। क्या कोई रिलेशनशिप है इंटरनल वैल्यू का एक्सटर्नल वैल्यू से? यस, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंटरनल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल वैल्यू। क्या मतलब हुआ, बस ये समझाते हैं फिर हम आगे चलते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे मुल्क में मनी की वैल्यू गिर गई, क्या मतलब हुआ, क्या हुआ इकोनॉमिक टर्म में, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन हो गई। मेरे मुल्क में मनी की वैल्यू गिर गई, मतलब मेरे मुल्क में उस पैसे से कम सामान आ रहा है, यानी इन्फ्लेशन हो गई। मेरे मुल्क में मनी की वैल्यू गिरने का मतलब है इन्फ्लेशन हो गई। ओके, तो उससे मेरी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? एक्सटर्नल वैल्यू पे Guess करें। इंक्रीज हो जाएगी यार। मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई और चीज़ वाकई महंगी हो गई, तो बाहर वालों को वो चीज़ कम इम्पोर्टेंट लगेगी। लोग कहेंगे हमें नहीं लेनी, मेरी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। और मेरे मुल्क वाले कहेंगे कि अपने मुल्क में सामान महंगा मिल रहा है तो कहाँ से खरीदो, तो बाहर वालों की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारी मनी की सप्लाई बाहर मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको देखने का एक तरीका जो है वो अपनी करेंसी की डिमांड सप्लाई से आप देख सकते हैं इन द एक्सटर्नल मार्केट। लेकिन जब हमारे मतलब महंगे होंगे तो हमारी भी तो करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट कर लेगी। एक्सचेंज रेट, जी मैं बताता हूँ। एक्सचेंज रेट और मनी सप्लाई एंड डिमांड, हमारी इंटरनेशनल सेक्टर में हमारी मनी की सप्लाई और डिमांड। ठीक है, ये बाहर कर्व्स एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते, सिर्फ समझाने के लिए बनाए गए। जब हमारी मार्केट महंगी होगी, लोकल मार्केट, तो हमारे मुल्क से लोग परचेस करना कम करेंगे, तो हमारी करेंसी की डिमांड क्या होगी? ऊंचा बोलो, ऊंचा, माइक में नहीं आ रही आवाज। D1 से D2 कम हो जाएगी।
और हमारे लोग बाहर से जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा मांगना शुरू कर देंगे तो हमारी करेंसी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, S1 से S2 ज़्यादा हो जाएगी। तो खुद ब खुद देख लीजिए, पहले जो हमारा एक्सचेंज रेट था, एक्सचेंज रेट उसके बाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन ये ना बॉबिंग इफेक्ट होता है इसका, बॉबिंग इफेक्ट होता है, यानी जब हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे जाएगी तो हमारी इंपोर्ट महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, तो फिर हमारी थोड़ी सी ऊपर जाएगी, एक्सपोर्ट थोड़ी ऊपर जाएंगी, इंपोर्ट थोड़ी कम होंगी, फिर वैल्यू थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये ऐसा ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट एक दफ़ा छिड़ता है तो जैसे किसी ने बॉल उछाली तो वो एकदम से वापस आके रेस्ट नहीं करेगी नीचे, बल्कि नीचे जाएगी, फिर उछलेगी उछलेगी उछलेगी, उछलते चलते बिल आखिरकार कहीं जाके सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी इंटरनल करेंसी और करेंसी की इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं, एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक गिरती है तो दूसरी भी गिरती है। अच्छा चलिए अगला रिलेशनशिप पूछते हैं आपसे, ये बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशनशिप है। बहुत आसान है ना, अभी तो पीछे बात की ना हमने, ये हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वही वाली बातें हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बजाय करंट अकाउंट का जिक्र कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए इन्फ्लेशन हो गई, ये बनाने के लिए हाँ पहला राउंड ही देखें, अच्छा कई राउंड्स होते हैं ना, है ना। इन्फ्लेशन हो गई, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट क्या होंगी, हमारी इंपोर्ट क्या होंगी, तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस क्या होगा, ख़राब। फर्स्ट राउंड में तो ख़राब होगा, फिर एक्सचेंज रेट एडजस्ट होगा, फिर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट तो इसका बुराई की तरफ आएगा। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तो अच्छा अगर उसका उल्टा कर लें कि हमारी इंटरनल करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, और करेंसी की वैल्यू बढ़ने की एक वजह ये हो सकती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमारे लोग जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, उनका इनकम लेवल बढ़ गया, उनकी सैलरीज बढ़ गई, उनकी जो है वो स्ट्रेंथ आ गई इकॉनमी में, आपके जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन मनी सप्लाई उस लेवल से नहीं बढ़ा रहे जिस लेवल से जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन गिर गई यूँ कह लें। अगर हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर, एक्सपोर्ट तो तब भी करेंगे क्योंकि हमारा वो करेंसी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट से जाएगी और करंट अकाउंट वापस से डेफिसिट। जी। तो इसके इम्पैक्ट को भी अगेन आपको सिचुएशनली देखना पड़ेगा। हाँ डिपेंड होता है कि आप क्या, और रिवर्स में क्या है, और क्या एक्सपोर्ट करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो हमारी मनी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, सरप्लस होगा तो मनी कम होगी। करंट अकाउंट सरप्लस हुआ तो हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी, अभी करंट अकाउंट सरप्लस हुआ क्यों था, वही इसलिए कि हमारी इंपोर्ट बढ़ गई थी, एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। करंट अकाउंट सरप्लस इसलिए हुआ था, अगर हम मनी वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ मनी की बात करें, तो करंट अकाउंट सरप्लस जब हुआ होगा तो वैल्यू ऑफ आवर करेंसी जो है वो उसकी डिमांड बढ़ गई होगी, मार्केट में हमने इंपोर्ट कम कर रहे होंगे या फिर तो सप्लाई कम हो गई होगी, तो हमारी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। लेकिन जब करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फिर, इंपोर्ट फिर बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट फिर कम हो जाएंगी। तो वो ये बॉबिंग इफेक्ट रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बॉबिंग इफेक्ट रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाए, अगर हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है, नाउ द अदर्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाय आवर करेंसी, तो हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट ऊपर जाने से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, फिर आगे चलते हैं।
हमारा करंट अकाउंट बैलेंस बेहतर हो रहा है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस बन रहा है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? इन्फ्लेशन तो हमारे मुल्क में ऐसे कम बढ़ेगा, कम हो जाएगी। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट कम हो रही है। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पर, इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ बढ़ेगी, जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फर्स्ट राउंड सोचें ना, डायरेक्ट इम्पैक्ट सोचें। शॉर्ट टर्म में हमारे करंट अकाउंट सरप्लस की वजह से हमारी इनकम लेवल क्या होगा, पहले हमें बढ़ता महसूस होगा। इनकम लेवल बढ़ने की वजह से हम डिमांड बढ़ाएंगे तो हमारा जो जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस लेवल ऊपर जाएगा शॉर्ट रन। कॉस्ट पुश कम हो जाएगी। ये अगेन डिपेंड करता है ना ये क्या सिचुएशन है, लेकिन फर्स्ट राउंड में करंट अकाउंट के बेहतर होने से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो ये रिलेशनशिप आपको बोथ फेस सोचना है। इन्फ्लेशन बढ़ने से करंट अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ा, करंट अकाउंट के बढ़ने से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, एक आसान सवाल है, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है? बोथ फेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से महंगाई पे क्या फ़र्क पड़ता है सबा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी? मज़े की बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने के दो फैक्टर्स हो सकते हैं ना, एक ग्राफ में, छोटे से ग्राफ में, सिंपल ग्राफ में, एक सप्लाई एक डिमांड। अगर सप्लाई के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी? और अगर डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो क्या इन्फ्लेशन कम होगी? और अगर दोनों मूव हुए तो हम एग्जैक्टली नहीं। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी या कम होगी, ये बहुत बहुत डिपेंड करेगा कि डिमांड बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो इन्फ्लेशन होगी, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है P1 से P2 पे चले गए। और अगर सप्लाई बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो नज़र आ रहा है कि सप्लाई S1 से S2 गई तो प्राइस लेवल नीचे गया। और अगर दोनों ही शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर तो डिपेंड करेगा किसका मैग्नीट्यूड कितना है, किसका कितना इम्पैक्ट हुआ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन तो डिपेंड करता है कि कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? पहले इन्फ्लेशन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इकोनॉमिक वैल्यू ही गिर जाएगी ना, ग्रोथ तो बात की बात है। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? हमारे मुल्क का जीडीपी है 300 ट्रिलियन, इन्फ्लेशन का फैक्टर लगा लो 5% इन्फ्लेशन थी, तो एक्चुअली कितना है जीडीपी? यार बगैर कैलकुलेटर के नहीं बता सकते आप लोग। 285 ट्रिलियन है हमारा। अगर 5% इन्फ्लेशन है तो 285 हमारी इन्फ्लेशन, हमारा जीडीपी है। नहीं, 5% नहीं थी, 10% थी, तो फिर हमारा जीडीपी कितना होगा? 270 होगा। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है रियल जीडीपी के ऊपर, रियल जीडीपी पे। और हम रियल जीडीपी की ही बात करते हैं, कभी किसी से नॉमिनल जीडीपी की बातें तो नहीं करते ना। ओके, तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ को या जीडीपी को के पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, हैम्पर करती है। लेकिन कौन सी इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ को हैम्पर करती है? हाई इन्फ्लेशन। अब एक और एंगल में निकल गए हम। अगर इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ को हैम्पर करती है, इन्फ्लेशन ज़ीरो कर दो, तो क्या जवाब है आपका? नहीं, ज़ीरो नहीं करो, क्योंकि प्राइस लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी तो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलेगा कि वॉर बनाएगा। तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और यही एक ए लेवल्स में एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप ये समझें कि ये एक स्ट्रेट इक्वेशन नहीं है कि इन्फ्लेशन को ज़ीरो कर दो जीडीपी की ग्रोथ बेस्ट हो जाएगी। नहीं होगी। एक लो और सस्टेन्ड इन्फ्लेशन आपको चाहिए तो आपको आगे बढ़ती रहेगी बात।
अच्छा, फिर एक सवाल है, जीडीपी ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है? बस यही है पूरे चैप्टर में, जीडीपी ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट कह लें अगेन जी, क्या रिलेशनशिप है? जीडीपी ग्रोथ होगी अगर तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा आपका। डिपेंड करता है बहुत सिचुएशन में, एक्सपोर्ट से आपकी ग्रोथ हो रही है या इंपोर्ट से लोकल में ग्रोथ हो रही है। अगर आपका जीडीपी ग्रोथ एक्सपोर्ट लेड है, समझ रहे हैं मेरी बात? जीडीपी ग्रोथ कोई एक फैक्टर नहीं है ना, ये बात बार बार याद रखिएगा। जीडीपी ग्रोथ तो जिस चीज से भी लिंक करेंगे आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि जीडीपी ग्रोथ कोई एक चीज नहीं है। एक्सपोर्ट अच्छा, टोटली इंटरनली जीडीपी ग्रोथ हो गई, ऐसा अगर लेट सपोज क्लोज्ड इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, अंदर से ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लिए मटेरियल, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस आसान हो गए, बिजली सस्ती बनने लगी, उससे जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। इंटरनली ही इकोनॉमिक ग्रोथ ने लीड कर लिया। इकोनॉमी तो खुली हुई है लेकिन ग्रोथ का 22 इंटरनल वजह बनी, लोकल इकोनॉमी ग्रो कर गई, सही है? तो ये भी एक ग्रोथ हो सकती है। एक ग्रोथ हो सकती है एक्सपोर्ट लेड। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपको अचानक से कोई मार्केट मिल गई ऐसी जहाँ पे कि आपने चीज़ें बेचना शुरू कर दी। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट को अफ्रीकन मार्केट मिल गई, वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम जो है वो कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं कि हमें नई मार्केट मिल गई, हम उसको सेल कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकती है, हो सकती है। तो जीडीपी ग्रोथ किस वजह से हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एक्सपोर्ट लेड जीडीपी ग्रोथ हुई है तो करंट अकाउंट क्या होगा? बेहतर होगा, खराब होगा? बेहतर हो जाएगा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है ना। और क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं हुई, इंटरनल ग्रोथ हुई है? ठीक है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से तो करंट अकाउंट बेहतर हो गया, लेकिन अगर इंटरनल ग्रोथ हुई है तो क्या होगा? करंट अकाउंट के साथ क्या होगा? खराब होने का चांस है, क्योंकि आप लोग अमीर हो गए हैं, अब आपको बुगाटी चाहिए। आप बुगाटी तो नहीं बनती यहाँ पे, उसके लिए आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल ग्रोथ हुई हो लेकिन मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस इतने अच्छे हो गए हो इंटरनल ग्रोथ की वजह से कि आपकी एक्सपोर्ट बनना शुरू हो जाए, फिर ये एक और बात हो गई, इंपोर्ट करने ना पड़े। तो ये एक और इशू आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो ये कि अगर इंटरनल ग्रोथ की वजह से जीडीपी ग्रो किया है तो बहुत चांस है कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर इंटरनल प्रोसेसेस इतने अच्छे हो गए हैं कि प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त बन रहे हैं तो हो सकता है नहीं बढ़े इंपोर्ट, बल्कि इवन ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए बाद में, लेटर ऑन, सेकेंड ऑन इफेक्ट पे। तो जीडीपी ग्रोथ का बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बोथ साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशनल होगा। और बैलेंस करंट अकाउंट सरप्लस का जीडीपी ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो आसान है, रिवर्स भी तो करना है ना। अगर करंट अकाउंट सरप्लस पहले हो तो अब जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? करंट अकाउंट सरप्लस दो तरह से हो सकता है, या तो इंपोर्ट कम हुई है या एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक्सपोर्ट बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट की वजह से जीडीपी ग्रोथ होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट एक इंजेक्शन है। भाई साहब, अगर करंट अकाउंट सरप्लस इसलिए है कि इंपोर्ट कम हो गई हैं तो भी चांस है कि जीडीपी ग्रोथ हो गई हो, क्योंकि इंपोर्ट एक लीकेज है, भी चांस है। बस यही लाना था आपको। करंट अकाउंट फैल गया, जीडीपी ग्रोथ होने का चांस है, ये समझ में आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड, अगर एक्सपोर्ट की वजह से करंट अकाउंट फैला तो जीडीपी के बढ़ने का चांस है, काफ़ी चांस है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, इकोनॉमी ग्रो की है। लेकिन करंट अकाउंट इसलिए बेहतर हुआ कि इंपोर्ट कम हो गई थी, तो हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि जीडीपी ग्रो कर रहा हो। इंपोर्ट इसलिए कम हो रही है कि लोकल बड़ी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, बाहर से नहीं मंगा रहे, जीडीपी ग्रोथ हो रही हो। रॉ मटेरियल भी बाहर से नहीं आ रहे तो फिर रिसेशन में चल रही है। जी, ऐसा भी हो सकता है कि इंपोर्ट इसलिए कम हो गई कि समहाउ हमारे हालात ख़राब हो गए, हमें बाहर से सस्टेनेबल नहीं मिल रही, हमें चीज़ें अच्छी नहीं मिल पा रही, हमारे और कोई इश्यूज ऐसे आ गए, तो इंपोर्ट कम होने की वजह से हमारा रॉ मटेरियल हम तक नहीं पहुंच पा रहा किसी वजह से, और हमारी जीडीपी ग्रोथ के बजाय नहीं नीचे जा रही हो, रिसेशन हो रही हो।
तो वंस अगेन हम कहाँ पहुँच रहे हैं कि ये फैक्टर्स सारे जहन में होने चाहिए जब आप फॉर्मुलेट करते वक्त। अब आप एक और चीज़ की तरफ आएँ, बताइए इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशनशिप है, पढ़ा हुआ नहीं है आपने? परफेक्ट ही नहीं देता। अब इसमें एक नया नाम आएगा बस पहली दफ़ा। फिलिप्स कर्व, यही फिलिप्स कर्व। न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था बिल फिलिप्स। उन्होंने कहा, ये देख लीजिए भाई, कि इन्फ्लेशन अगर वाई एक्सिस पे हो और अनएम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे हो परसेंटेज में, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया ऐसा कुछ। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सीधा बना दिया, ये थोड़ा सा यूँ होता है। और ये थोड़ा सा अंदर से। पुरुष कल चाह रहा है कि मुझसे पेन छीन के खुद बना दे। अच्छा जी, क्या हुआ कि ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर कम होती है, उन्होंने देखा इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करते हैं, प्राइसेस नीचे लाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। ये नीचे क्यों चली गई कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते बढ़ाते इन्फ्लेशन बाद औक़ात डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है, डिसइन्फ्लेशन से होते होते डिफ्लेशन के जोन में आ जाती है और माइनस में चली जाती है इन्फ्लेशन। ये पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने साथ में कर्व का जो स्लांट है उससे कुछ शो करने की कोशिश की है, वो आप देखिएगा। इन्होंने शो किया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बल्कि स्लोप का है कि अब यहाँ पे मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से इन्फ्लेशन में कोई ख़ास कमी नहीं आ रही। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई थी थोड़ी सी, तो इन्फ्लेशन में अच्छी खासी कमी आई थी, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन में थोड़ा सा ही फ़र्क आ रहा है। तो ज़ाहिर है ये एक लिमिट है ना कि आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाओगे तो फिर इन्फ्लेशन मज़ीद कम कैसे करेंगे, प्राइस लेवल कैसे कम होगा। एक था ना कि एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, सबने ख़रीदना शुरू कर दिया, 150 की हो गई, लोगों ने कम ख़रीदना शुरू कर दिया, आप 100 की हो गई, बनी 100 की रही थी। अब लोग और नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चले गया, प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा इसके बाद। तो सही बात समझ आ रही है ना, माइक्रो लेवल पे अगर आके इसको देखें एक नज़र। तो इन्फ्लेशन को मैक्रो लेवल पे भी उन्होंने देखा कि एक लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होती है, उसके बाद इनका आपस से ताल्लुक इनइलास्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिलिप कर्व कहते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि नेगेटिव एक्सिस से नीचे जाता है और नीचे जाके थोड़ा फ्लैटर हो जाता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन मत बनाइएगा। और एक कॉन्सेप्ट और है, इसको मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ इसी से रिलेटेड। अच्छा जी, तो ये जो फिलिप कर्व है इसके अंदर एक मसला ये है कि ये एक शख्स ने एक ज़माने में एक वक्त में एक डेटा को एनालाइज करके आपको ये बताया, लेकिन ज़ाहिर इकोनॉमिक्स तो हमारे पास अब साल हर साल से 10 तिहाइयों से और सदियों से अब डेटा दे रही है, तो उसमें हमने कुछ नई चीज़ें और भी देखी हैं। और हमारे पास जो स्टडी है वो कीनीजियन इकोनॉमिस्ट, अगर आपको कुछ याद हो, एक हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट में छेड़छाड़ ना करो, मार्केट ऑटो बैलेंसिंग है। लेकिन कीनीजियन जो हैं वो जॉन मैनार्ड कीन्स के फॉलोअर्स हैं, उसका कहना है कि नहीं, मार्केट में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक और हैं वो मॉनेटरिस्ट हैं। मॉनेटरिस्ट ये कहते हैं कि आप इवेंचुअली जो है वो इन्फ्लेशन का बाइस ज़्यादा बनते हैं जब आप छेड़छाड़ ज़्यादा करते हैं। उसी तनाजुर में इन्होंने फिलिप कर्व को भी थोड़ा सा स्टडी किया। और हमारे पास जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन, एक यूएस इकोनॉमिस्ट था, मशहूर आदमी है, उसने जो है वो हमें एक और कर्व दिया, फिलिप कर्व का एक और एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा शॉर्ट रन फिलिप कर्व होता है आपका जो शिफ्ट हो जाता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है फिलिप कर्व में? इन्फ्लेशन का परसेंट। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंट। वो ये कहता है भाई
कि आप एक जगह लेट सपोज यहाँ कहीं खड़े थे, 4% और 4% लगा लेते हैं, और आपने इंटरवेंशन की मार्केट के अंदर। मार्केट में इंटरवेंशन की वजह से क्या होगा, आपने डिमांड साइड पॉलिसी कोई लगा ली, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा ली। सुन रही हैं सर उरूजबाजी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे, आपने कहा कि जी मुझे अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, तो वो ये कहते हैं कि अब ये वाला कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि एक नए कर्व पे आप पहुंच जाएंगे, जहां एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट एक नई पोजीशन पे होगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी होगी। ये बात समझ में आती है? गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन होगी। ओके, तो ये यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि एक नया कर्व बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ी सी कम हो और इन्फ्लेशन बढ़ जाए। अभी यहाँ आ गया उनके मुताबिक। लेकिन उनका कहना यह है कि जो नया फिलिप कर्व है ये एक और सिचुएशन को आपको दिखा रहा है। वो ये है कि अब पुराना वाला रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन में नहीं रहा कि मैं अगर 1% से अनएम्प्लॉयमेंट कम करूंगा तो 1% से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब सिचुएशन चेंज हो गई, एक नया कर्व है, नई सिचुएशन है, और अब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई फिर भी इन्फ्लेशन वहीं की वहीं है। यानी गौर कीजिए आप ज़रा, मैं थोड़े से एक्स्ट्रा एरोज मिटा दूं इसमें से, आप ज़रा ये गौर कीजिए कि पहले हम यहाँ थे, हम यहाँ चले गए, जिससे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। ठीक है, 4% इन्फ्लेशन से 8% इन्फ्लेशन पे चले गए, 4% अनएम्प्लॉयमेंट से 3% अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए। लेकिन हमारा जो इकोनॉमी का एक्सपेक्टेशंस का कर्व था वो चेंज हो गया, एक नए फिलिप कर्व पे आ गए हम। ठीक है, अब हमने कहा ओके, हम इन्फ्लेशन को वापस 4% पे लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या अब हम 4% अनएम्प्लॉयमेंट करके इन्फ्लेशन को 4% पे ला सकते हैं? देखिए, इस पे सफ़र करते हैं, इस फिलिप कर्व पे सफ़र करते हैं और इन्फ्लेशन को 4% पे लाते हैं, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ खड़ी है, 8%। लॉजिक समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? कि एक नए डायनेमिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट कम करके और इन्फ्लेशन गिरा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उन्होंने कहा कि लॉन्गर रन में, इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने लॉन्ग रन स्टडी किया, और लॉन्ग रन स्टडी में हमने देखा कि एक्चुअली गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ा रही थी, जीडीपी नहीं बढ़ा रही थी। उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि गवर्नमेंट ने मार्केट में मनी इंजेक्ट की, आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाया शॉर्ट रन में, उसकी वजह से प्रोड्यूसर को लगा कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, उसने आउटपुट लेवल बढ़ाने की कोशिश की। उसके लिए उसने क्या किया, मार्केट से कहा कि मार्केट से मुझे वर्कर्स और चाहिए। लोगों को लगा वेज रेट बढ़ गया है। जब वेज रेट बढ़ता हुआ लगा लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा देते हैं। पहले जितने लोग एम्प्लॉयड थे उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, लेकिन जब आपका वेज रेट बढ़ा था, लेकिन साथ में आपने देखा आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ी थी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जब लोग काम करते हुए अपने आप को देख रहे थे, तो कहते हैं एक्चुअली हमें पहले से कम पैसे मिल रहे हैं, रियल वेजेस तो हमारी कम हो गई। तो वो जो शॉर्ट टर्म फील आया था कि अरे भाई बड़े पैसे मिल रहे हैं, पहले आपको लेट सपोज 10 रुपए की एक रोटी मिलती थी, अचानक से तंदूरों पे डिमांड बढ़ गई, बड़ा वर्कर को पैसे मिल रहे हैं वर्कर को। एक वर्कर को 10 रुपये मिल रहे थे, तो वर्कर ने कहा ठीक है यार, 5 रुपये से तो 10 रुपये मिल रहे हैं, पहले 5 मिलते थे, मैं आ जाता हूँ, एक घंटे का काम करके एक रोटी कमा लेता हूँ। वो जब तक नौकरी में आया उस वक्त तक रोटी की प्राइस 20 रुपये हो गई थी। तो उसने कहा ये तो वही वाली सूरत हाल है जिसमें मैं काम नहीं करना चाह रहा था, 5 रुपये पर घंटे पे तो मैं जॉब नहीं करना चाह रहा था। वो फिर मार्केट से बाहर चला जाएगा, वो तो मार्केट से बाहर चले जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ के वापस कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन वापस नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा फिर ये रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इवन के ये पूरा कर्व ही लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने कहा ये होता ही नहीं है।
क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। फिलिप कर्व तो ये कहता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो इसको ज़रा आपको अच्छी तरह से डेप्थ में लेना है कि जो आपके मॉनेटरिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि फिलिप कर्व लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं है, एक अच्छा टूल नहीं है, ये होता ही नहीं है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप लॉन्ग रन में नहीं है। शॉर्ट रन में हो सकता है, नज़र आ रहा हो, लॉन्ग रन में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि जब आपने गवर्नमेंट ने इंजेक्शन की मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ने पैसा फेंका, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई अपने रोड प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, कोई और एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले ली, फिस्कल पॉलिसी ले ली कोई एक्सपेंशनरी, उसकी वजह से अभी चूंकि मार्केट में मैंने कहा कि 5 रुपये रेट चल रहा था वेज रेट, और 5 रुपये की ही एक रोटी थी, और बहुत से लोग ऐसे थे जो जॉब नहीं करना चाह रहे थे उसमें। अचानक से वेज रेट 10 रुपये हो गया तो लोगों को फील हुआ कि इस पे तो हमें जॉब करनी चाहिए। लेबर डिमांड, लेबर की सप्लाई बढ़ी, क्योंकि लेबर की सप्लाई का वैसा होता है ना, लेबर की सप्लाई ऐसे होती है, याद है? बल्कि वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है, कुछ याद है ये बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई? तो लेबर ने कहा ओहो वेज रेट बढ़ गई तो हम अपनी सप्लाई बढ़ा दें। ठीक है, जब लेबर की वेज रेट बढ़ेगी तो प्राइस लेवल कहाँ जाएगा? ऊपर जा रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये एक दिन में नहीं जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होगा। लेबर अपनी सप्लाई बढ़ा रहा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जब ये सेटल होंगी चीज़ें तो लेबर ये देखेगा कि मैं 10 रुपये पर घंटा कमा रहा हूँ और रोटी की कीमत 12 रुपये है, और मैं उसी कंडीशन में हूँ जहाँ मैं नहीं होना चाहता था एम्प्लॉयमेंट में, कि 5 रुपये की रोटी थी, 5 रुपये का घंटा था, तो मैं इसमें एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड नहीं था। इन्फ्लेशन कहाँ खड़ी है? 12 पे। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई हुई है, ओके। अब वो लेबर बाहर जा रहे हैं मार्केट से, कह रहे हैं मुझे जॉब नहीं करनी, क्या इन्फ्लेशन गिर जाएगी? तो इन्फ्लेशन नहीं गिरेगी इस तरह से। जब प्राइस लेवल ऊपर जाते हैं तो वापस आना इतना इजी नहीं है प्राइस लेवल का, वो मार्केट में लैग करते हैं, सस्टेन करते हैं प्राइस लेवल्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, ये बाय डेटा देखा उन्होंने। मिल्टन फ्रीडमैन ने जो पूरा वो आपको इस मॉडल पे क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा लॉन्ग रन में हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का ताल्लुक नहीं है। ये एक एडिशनल बात थी जो इस पूरे अब तक के 2 चैप्टर्स में हमारे सामने आई। फिलिप कर्व, शॉर्ट रन फिलिप कर्व, और मिल्टन फ्रीडमैन का या मॉनेटरिस्ट का जो है वो उस पर एक हमारा इतराज़। आखिरी चैप्टर जो चैप्टर 47 है वो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग है। ये था रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इश्यूज एंड डिफरेंट ऑप्शंस। अब हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। क्या मतलब हुआ? क्या बात करने जा रहे हैं हम इस पे? पॉलिसी ऑप्शन क्या होते हैं? नहीं, पॉलिसी ऑप्शन क्या होते हैं ये तो बताएं। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, बस ये बात हो रही है कि ये पॉलिसीज़ क्या वाकई इफेक्टिव होती हैं या नहीं होती। और इससे हम वही वाली बातें करेंगे कि क्लासिकल ये कहते हैं कि यार जितना छेड़ोगे उतनी ख़राबी होगी, इन्फ्लेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। कीनीजियन ये कहते हैं कि नहीं, हम छेड़ेंगे तो हम बिजनेस साइकिल्स को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें हमारी रह गई हैं जिनको कि हम मज़े की बातों को लेके आते हैं। इसी में हमारा एक छोटा सा नया लेफर कर्व आएगा और हमारा लेफर कर्व कहलाता है। तो पहला सवाल है हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जी जनाब, फिस्कल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होती है? क्योंकि आपने बस ये सीधा पढ़ा, एएस पे सीधा पढ़ा कि गवर्नमेंट ने देखा जीडीपी कम है, गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करे, जीडीपी बढ़ जाएगा। क्या वाकई? ये सवाल नहीं किया हमने कहा इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, आप मनी सप्लाई कम कर लो, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ओके, रिलेशनशिप तो यही है, लेकिन क्या वाकई कम हो जाएगी? ये ज़रूरी नहीं है। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो इम्पैक्ट है किसी भी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी की, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड 1 से एग्रीगेट डिमांड 2 तक, ये है एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑप्शन।
एक्चुअली ऐसा होगा, इफेक्टिवली ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यही बात हम करने जा रहे हैं बस। हर पॉलिसी के साथ हम एक्चुअली यही डिस्कशन करेंगे, उसकी वजूहात डिस्कस कर लेंगे। तो सवाल है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव क्यों ज़्यादा या कम होती है। तो पहला सवाल है, लो अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी प्राइस। पहला सवाल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अब्दुल्ला भाई सुनिएगा ज़रा, इंटरेस्टिंग बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो टारगेट हैं। इन दो टारगेट को मीट करने के लिए हमने क्या किया, फिस्कल पॉलिसी कौन सी लेंगे हम, एक्सपेंशन करेंगे। ये बात समझ आ रही है सबा उरुष? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो फिस्कल पॉलिसी कौन सी होगी, एक्सपेंशनरी। अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो फिस्कल पॉलिसी कौन सी होगी, एक्सपेंशनरी। लेकिन क्या फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होने से प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा? क्या प्राइस लेवल बढ़ने से लोगों के पास पहले से कम पैसे नहीं हो जाएंगे? उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स भाग नहीं जाएंगे? तो क्या वाकई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी? क्या वाकई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? सप्लाई साइड पॉलिसी क्या वो सस्टेन्ड होगी इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या शॉर्ट रन में उसका इम्पैक्ट शायद कुछ दिन के लिए, लॉन्ग रन में ये रह पाएगी? तो ये क्वेश्चनेबल है कि आपने वो पॉलिसी कहाँ, वो पैसे खर्च कहाँ किए, एक्चुअली वो कहाँ खर्च हुए। सिर्फ ये कह देना कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जीडीपी ग्रोथ का बाइस बन जाएगी, ये काफ़ी नहीं रहेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या थी वो पॉलिसी। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, हाँ एनालिसिस करें जी, ये इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या चीज़ बेहतर होती है, इन्फ्लेशन बेहतर हो जाती है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से कुछ गड़बड़ भी होती है। इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई थी, उससे कोई गड़बड़ भी होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है टैक्स बढ़ा दिया। तो भाई टैक्स बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ के इतने सारे मल्टीपल इम्पैक्ट हैं, इतने इम्पैक्ट हैं टैक्स बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ के। कैसे भाई जीडीपी कम नहीं होगी? जीडीपी ग्रोथ खराब हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कम करने चले थे, जीडीपी खराब कर बैठे। और इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ना छेड़ो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एहतियात से, वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। एक बिजली के बारे में पढ़ा दिया था, बच्चा जाग गया, उसने जाके तार खोल के उंगली लगा के सीधे करना शुरू कर दी तो करंट लग गया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के बारे में डायरेक्शंस ही बताई थी खाली, पॉलिसी मेकिंग से पहले उसकी इम्पैक्ट को भी समझ लें कि ये आसान नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही नहीं होता इम्पैक्ट, मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं उसके। इसी हवाले से फिस्कल पॉलिसी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने कई दफ़ा माइक्रो में भी जिक्र किया है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग वर्सेस क्राउडिंग इन इफेक्ट। क्लासिकल वर्सेस कीनेसियन। क्राउडिंग आउट क्या होता है उरूज बाजी, किसी को याद है? मैंने कहा था ये इसका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की एक सर्टेन अमाउंट अवेलेबल है, इतने लोगों ने सेविंग किया है, दिस इज सेविंग। इस सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होगी, ये लॉजिक समझ में आती है उरूज बाजी? पूरे मुल्क में जो कमाई हुई वो 1000 अरब की हुई, उसमें से 900 अरब लोग खा गए, वो प्राइसेस थी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वो तो लोन लेकर इन्वेस्ट करने के काम में नहीं आ सकेंगी ना, वो तो खा गए लोग, लोगों के पास से चले गए, प्रोड्यूसर्स ने उसको कंज्यूम कर लिया, उससे वेजेस दे दी, वही वेजेस घूम के इधर आ गई, रॉ मटेरियल के प्राइसेस दे दी, वही प्राइसेस से और रॉ मटेरियल निकल आया। ये तो सर्कुलेट कर रही है मनी, ये तो इन्वेस्टमेंट के काम नहीं आनी। इसमें से एक लीकेज हुई है 100 बिलियन की सेविंग के तौर पे। अब ये 100 बिलियन अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल कर लो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। 100 बिलियन अवेलेबल, गवर्नमेंट आई बैंक के पास, बैंक से कहा गारंटीड लोन दे दो मुझे। गारंटीड लोन कौन सा होता है? गवर्नमेंट कहती है कि वापसी की और पैसों की गारंटी है, नहीं वापस होंगे तो टी बिल छाप के देंगे, कुछ भी करके देंगे, ये आपको पैसे पूरे मिलेंगे।
तो बैंक के लिए गवर्नमेंट की का लोन अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उस पर रिस्क का चांस कितना होता है, 0%, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट ही होगा, 0% एब्सोल्यूट तो कोई चीज़ भी नहीं होती ना। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पैसे दे दो लोन पे, हमें सड़क बनानी है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमें पार्क बनाना है, हमें खलाई मिशन बनाना है, तो बैंक कहेंगे कि 90 ले लें, 100 ले लें, सारे ले लें। अब उसके नतीजे में बचेगा कितना, 10। इस 10 बिलियन को कौन लोन पे लेगा? प्राइवेट सेक्टर के पास आया था एक प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा, मुझे ना वो अपनी फैक्ट्री लगानी है, वो कहेगा फैक्ट्री लेने का लोन देने के पैसे नहीं है हमारे पास, लेना है तो बहुत हाई रेट पे देंगे। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। गवर्नमेंट ने जो है वो बाकी लोगों को का हिस्सा भी खुद खा गई, लोगों के पास जगह बची नहीं, स्पेस नहीं बचा बैंक्स के पास कि वो प्राइवेट इन्वेस्टर को भी पैसे दे सके। ये क्लासिकल कहते हैं कि इसलिए गवर्नमेंट को प्राइवेट मार्केट से, प्राइवेट बैंक से लोन लेकर एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डिप्रेशन के टाइम पे केनेडियन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ये बात याद रखिएगा। हर वक्त हर एक की बात ठीक नहीं होती। डिप्रेशन के टाइम पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कह रहे थे, डिप्रेशन के टाइम पे वो करते चले गए और डिप्रेशन आता गया। बच्चा है खुद चल लेगा, खुद चलता है उसको छेड़ो नहीं, खुद चलना सीखेगा। बच्चा है खुद चलता है, खुद चलेगा। गिरा है, गिरने से सीखेगा, छेड़ो नहीं। गिरा है, चलने दो, खुद करेगा। दलदल में गिर गया, बच्चा है खुद जुड़ जाएगा, चलने दो, और नीचे जा रहा है। बच्चा है, गिरा है, सीख रहा है, सीख ही नहीं रहा, नीचे ही जाया जा रहा है। तो कहीं कहीं क्लासिकल की बात ठीक है, लेकिन बाद इकोनॉमिक सिचुएशंस में आपके लिए जो आखिरकार आउटकम्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, फिर आपको कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ केनेडियन प्रूव होंगे कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर हर वक्त आप बच्चे को हाथ पकड़ के चला रहे हो हर वक्त, फिर आपको यार सब खुद भी चलने दो, थोड़ा खुद भी करने दो। तो दोनों चीज़ें हर वक्त दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करनी। आपको देखना है कि कब आपको ये करना है, कब आपको वो करना है। केनेडियन जो है वो तब आए थे जब 1939 में, जब ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था, बुरे हालात थे इकोनॉमिक्स के अमेरिकन में। तो वहाँ पे पहले क्लासिकल पॉलिसीज़ को यूज़ करते रहे, लेकिन बिलाखिर उनको समझ में आया कि नहीं, हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, केनेडियन ये कहते हैं, ओ भाई साहब, गवर्नमेंट के इन 90 रुपए के लोन लेने से आपको लगता है कि ऐसा होगा? जी नहीं, वो तो जाहिर है उनका पूरा गेम ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। वो कहते हैं गवर्नमेंट जब ये 90 लेती है ना, तो ये 900 हो जाते हैं। हाँ, आपके पास 100 अवेलेबल थे, अब आपके पास 900 अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे? वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज होने से वो प्रोजेक्ट री इन्वेस्ट होता है, उस प्रोजेक्ट से कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, उस प्रोजेक्ट से मल्टीपल इम्पैक्ट आते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को वेजेस मिलेंगी, वो जाके मार्केट में पैसे खर्च करेंगे। प्रोड्यूसर कहेगा कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट को कहीं से और लेके आओ, वो हायर प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कर सकता होगा। खुद ये लोग जो कि गवर्नमेंट से पैसे खा रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इनको इनकम मिल रही है, ये भी सेविंग और करेंगे। ये पैसे सारे ज़ाया नहीं होंगे, सेविंग और करेंगे, और उस सेविंग को फिर मजीद जो है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जा सकेगा एज इन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट, कि गवर्नमेंट के लोन ले जाने से और स्पेसिफिक उन एरियाज़ पे खर्च करने से जिन एरियाज से इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होनी है, उसकी वजह से क्राउडिंग आउट नहीं होगी, क्राउडिंग इन होगी। जैसे कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि गवर्नमेंट ने लोन लिया और लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन एफिशिएंसी के ऊपर खर्च कर दिया। नतीजा ये निकला कि इकोनॉमी की ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ गई और प्राइसेस नीचे आ गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई। तो पता चला लो भाई, ये तो और पैसे अवेलेबल हो गए, लोग और सेविंग कर रहे हैं, उसके बाद लोगों के पास देने के लिए और पैसे हैं। ये क्राउडिंग इन इफेक्ट है। तो क्या दोनों सही हैं? हाँ, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, कभी दोनों नहीं होते। ठीक है। अच्छा, और क्या कभी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आता है? इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आता है पॉलिसी का। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, डिमांड नहीं बढ़ी, ऐसा हो सकता है। आपने कहा ना, माइक्रो में अपना एएस में पढ़ के आए थे ना कि जी जीडीपी ग्रोथ कम है, बढ़ानी है, क्या करें? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को आप दिखाते ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ा करें। मैं कह रहा हूँ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तो अपना ही एग्रीगेट डिमांड नहीं शिफ्ट कर रही। क्या ये हो सकता है? ऐसा हो सकता है। इसकी छोटी सी मिसाल दूँ, अभी माइक्रो में से देता हूँ मिसाल।
एक कंपनी है, उसका नाम है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन कुछ है। OGDC के बहुत सारी कंपनी से लोन थे, उधार देने थे कंपनियों ने उसको, बिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियंस यानी थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की तरफ से ले गई बात, इतना पैसा था। गवर्नमेंट ने उसमें से बहुत बड़ी अमाउंट रिटर्न की OGDC को। OGDC के शेयर को कहाँ जाना चाहिए था? शेयर प्राइस, मार्केट वैल्यू नहीं गई ऊपर। OGDC ने नए ऑयल के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए, OGDC की शेयर प्राइस कहाँ जानी चाहिए थी? नहीं गई ऊपर। क्योंकि और भी बहुत सी फोर्सेस हैं जो कि आखिरकार डिसाइड करेंगी कि लोग इंटरेस्टेड हैं उसको बाय करने में अभी कि नहीं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि OGDC की किसी और वजह से वो परेशान हो, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक और वजह हो सकती है कि लोग कह रहे हैं कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अरे OGDC की बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। मार्केट की अटेंशन भी एक फैक्टर है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस, मार्केट की तवज्जो अभी ज़्यादा उस तरफ हुई है। OGDC परफॉर्म कर रही है लेकिन उसके रिस्पॉन्सेज वैसे नहीं आ रहे, तो बाज़ औक़ात अंडर रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट का, बाज़ औक़ात ओवर रिस्पॉन्स भी आ रहा है मार्केट का। तो ये भी फैक्टर है, अंडर एंड ओवर रिस्पॉन्स। ठीक है, एक कंपनी थी, उसने थोड़ा सा एक क्वार्टर में शेयर ज़्यादा दिया, उसकी कीमत चली गई 420 रुपये, डिविडेंड ज़्यादा दिया। अगले क्वार्टर में डिविडेंड कम दिया, ऐसी बुरी तरह कीमत गिरी, ओवर रिस्पॉन्स था। इतनी बुरी तरह कीमत नहीं गिरनी चाहिए थी। तो कभी कभी मार्केट में रिस्पॉन्स ओवर होता है, कभी कभी अंडर होता है। सेम गोज को फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज़ कि उनके रिस्पॉन्सेज कभी ओवर होते हैं कभी अंडर होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ करेंगे जिस लफ्ज़ को, वो लफ्ज़ है टाइम लैग। अभी मैं पूछूंगा बेटा, यही होमवर्क दूंगा आज मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट है टाइम लैग। टाइम लैग क्या मतलब होता है? मैं आज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करूंगा, कल डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा है? नहीं, जरूरी नहीं है। इलास्टिसिटी का लफ्ज़ सुना होगा ना आपने। इलास्टिसिटी का एक मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ठीक है। तो हमारी जो पॉलिसी होती है ना, इसका भी रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग मुल्कों में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होती है। आपकी फिस्कल पॉलिसी कितनी रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ये भी एक पूरा वैल्यू है जो निकाली जाती है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी फिस्कल पॉलिसी पे जो रिस्पांस आता है, एक तो कितनी जल्दी आता है और कितना किस मैग्नीट्यूड से आता है। 10% से फिस्कल पॉलिसी एडजस्ट की, एग्रीगेट डिमांड 10% से हुई या 15% से हुई या 5% से हुई, और कितनी देर में हुई, उसकी जो इम्पैक्ट है वो कितनी देर में आ रहा है। तो टाइम लैग एक रियलिटी है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग का टाइम लैग एग्जिस्ट करता है। उस टाइम लैग की वजह से बाद औक़ात ओवर पॉलिसी मेकिंग हो जाती है। अब मैं डिमांड बढ़ाओ नहीं बढ़ रही और फिस्कल पॉलिसी बढ़ा दो, है सबा। गुब्बारा फुलाओ, अब गुब्बारे में जो हवा डाल रहे हैं, हमारा गुब्बारा है बेचारा सुखड़ा हुआ है, ये हवा का पाइप है, यहाँ से हवा चली, अरे सुखड़ रहा गुब्बारा, हवा डालो, और डाल दी हवा। अभी हवा यहाँ तक पहुंची थी, गुब्बारा नहीं फूला था, और हवा डालो और डाल दी पीछे से हवा। उसके बाद वो पहली हवा अंदर पहुंची, गुब्बारा फूल गया। अब हमें लग रहा है अच्छा खासा तो फूल गया, लेकिन वो दूसरी हवा तो चल पड़ी थी, वो भी आ गई और फूल गया। अरे काफी हो गया, लेकिन अब तीसरी हवा भी तो चल पड़ी थी, वो भी रास्ते में थी, अभी वो आएगी और फाड़ देगी गुब्बारे को। तो आपको एग्जैक्टली अगर किसी ने पानी की कश्ती चलाई हो, खासतौर पर मोटर वाली कश्ती जिसमें कि आप पीछे से वो उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो हमेशा जब डायरेक्शन एकदम से चेंज करते हैं कश्ती नहीं मुड़ती। कश्ती राइट पे जा रही है, एकदम से आपने उसको लेफ्ट पे किया, वो अभी लेफ्ट पे नहीं जाएगी, आहिस्ता। और जब वो लेफ्ट पे जाना शुरू करेगी उससे पहले आप सीधा कर लें, इसलिए कि अगर वो पूरी लेफ्ट पे मुड़ गई अभी भी आपका लेफ्ट पे, तो वो पूरी घूम जाएगी 360 डिग्री। तो लैगिंग इफेक्ट आता है पॉलिसी का, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने कोई स्पेंडिंग बढ़ा दी, वापस कर सकती है गवर्नमेंट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिस्कल पॉलिसी में। ये तो आपने सोचा ही नहीं था। आपने कहा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, डैम बनाएंगे। आज इस साल सभाबाजी देखिएगा जरा, ये देखिएगा, आपने कहा कि मैं सजेस्ट करती हूं कि एक साल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करके अगले साल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कर लो। क्या मतलब? आपने डैम कितने साल में बनता है?
आपके ख्याल से कितने साल में डन कर रहे हैं? 20 साल 15 साल 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल डैम बनता है। आपने इस साल का फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी डैम बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, मोटरवे बनाते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। हर पॉलिसी 2 साल, 3 साल, 5 साल की पॉलिसीज हैं। आप पूरा डिपार्टमेंट सेट कर ऐसा करते हैं, हम एक फिशरीज एक्सपेंशन करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं पूरा। अभी डिपार्टमेंट बनते बनते ही साल हो गया, उसका काम शुरू होते होते ही 2 साल हो गया। इस एक्सपेंशन को अब आप रोक नहीं सकते, ये ड्रैग होती है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऐसे दिनों में नहीं चेंज हो सकती। अगर आपने इनिशिएट ले लिया तो फिर उस इनिशिएट को रिवर्स होते होते कायम लगेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें शुरू करने से पहले आप सोचते हैं इसके पैसे कहाँ से आएंगे। इसको 10 साल मैनेज करना है, इसको 1 साल नहीं करना है। वो पॉलिसी जो बज़ाहिर आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म में इसलिए शॉर्ट टर्म एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फुस होती है, फुस वाली यूज़ करते हैं हम कि जिसके ऊपर ज़्यादा ना मशक्क़त करनी पड़े। सैलरीज बढ़ा दो, मसला ख़त्म। सबसे आसान एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ा दो, अगले साल फिर कम कर लेना, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट आसान है ना, कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया था। अगले साल इनकम बढ़ा के बोनस दे दो। अगले साल वेजेस बढ़ा के टैक्स तो और ये बहुत बुरी बात है कि आपने एक्चुअली कोई मेजर नहीं लिया, आपने एक्चुअली कोई रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर नहीं लिया। तो आप आखिरकार नतीजा क्या निकालेंगे, इन्फ्लेशन ही होगी और कोई जीडीपी नहीं बढ़ना लॉन्ग रन में, ठीक है। तो वो जो क्लासिकल कहते हैं फिर आखिरकार यहाँ पे आके कहते हैं सही कह रहे हैं, ठीक है। एक और मसला है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी से ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, नेगेटिव। कैसे? टैक्स लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो? खर्चा कहाँ, रोड डैम बनाओगे किससे लेके बनाओगे, कौन देगा? अमीर देगा? अमीर देते हैं आपके? हमारे मुल्क में अमीर टैक्स देते हैं, हमारे मुल्क में मेजॉरिटी टैक्स जो है वो गरीब देता है। कैसे देता है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशंस जो हैं वो तो ले लेती हैं छूट, बड़ी बड़ी हैं, कहती हैं जी हमें ये मसला है, हमने एक्सपोर्ट किया था, अच्छा लो तुम छूट ले लो। हम बहुत मुश्किल में 5 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, हमारा टैक्स पैसा कम किया तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी आपकी, अच्छा तुम भी छूट ले लो। आखिरकार जिसकी सैलरी से पहले ही टैक्स कट जाता है बस वही टैक्स दे रहा है, या फिर वो टैक्स दे रहा है जो मैगी खरीदने जाता है, 20 रुपये की मैगी 22 रुपये मिलती है तो कहता है टैक्स तो कट ही है। चाय की पत्ती लेने जाता है, 900 रुपये की चाय 1000 की मिलती है, लेता है। पेट्रोल डलवाता है, 100 का टैक्स, पेट्रोल 200 का मिलता है, ले देता है पैसे। स्टॉक में अर्न करता तो है आपको याद है कि आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं या रिग्रेसिव होते हैं? रिग्रेसिव होते हैं। तो फिर पैसा कौन दे रहा है? गरीब। तो गरीब से पैसा लेके डैम बना रहे हो, तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, लॉन्ग रन में पड़ेगा पॉजिटिव। वो कितना लंबा पड़ेगा? अब अच्छा बताओ, बिजली बनेगी सस्ती, किसका फायदा ज़्यादा है? अमीरों का ही। पहले अमीरों का। उस बिजली का बड़ा पोर्शन कौन इस्तेमाल करेगा? आपके घर में 200 यूनिट होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे, उसके बाद लाखों यूनिट यूज़ होते हैं, उसकी इंडस्ट्री है, पहला फ़ायदा उसका होगा। तो एक्चुअली ये रिडिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव भी होती है। हालांकि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन इसके नतीजे में गरीब से पैसे खींच रहे हैं टैक्स की सूरत में, और वो पहले फैसिलिटेट कर रहे हैं अमीर को। हालांकि आर्ग्यू ये किया था कि लॉन्ग रन में एक और लफ्ज यूज किया जाता है, उस लफ्ज को कहते हैं ट्रिकल डाउन, कि ट्रिकल डाउन होगा। हम अमीर पहले ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो वो फिर गरीब को ज़्यादा सैलरी देने के काबिल होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा होगा, ज़्यादा वेजेस दे सकता होगा, ये सब कुछ। ट्रिकल डाउन बेटा हमने कहीं कहीं देखा और कहीं कहीं नहीं भी देखा। हर पॉलिसी ऐसे ही है, हर पॉलिसी ही यही है। कोई पॉलिसी एक्चुअली आपको, अगर आप किसी मुल्क के इकोनॉमिस्ट बनते हैं तो आपको अपना हिस्टोरिकल डेटा देखना है, आप खाली थ्योरी पे नहीं जा सकते, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी कवर हुई कि फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस पे बहुत सारी हमने बातें की। इसी हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है ये, रोनाल्ड रेगन, अब्दुल्ला भाई के फेवरेट प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। रोनाल्ड रेगन के टाइम पे एक स्टडी की थी एक साहब ने, आर्थर लेफर ने एक डेटा, अगेन वही जो वहाँ हुआ था ना पीछे हमारे साथ, कि हमने फिलिप कर्व में देखा था कि एक डेटा लेके उसको आपने एक्स्ट्रापोलेट किया था। तो लेफर ने भी एक डेटा लेके उसको एक्स्ट्रापोलेट किया। उसने कहा हम तो ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू, उरूज बाजी देखिएगा ज़रा, टेस्ट लूँगा मैं इसका जी, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट का ये रिलेशनशिप है। लेफर ने ये देखा
कि टैक्स रेट जब बढ़ता है, गवर्नमेंट अगर $1 अरब कमा रही थी, टैक्स रेट बढ़ाया $2 अरब कमाने लगी, टैक्स रेट बढ़ाया $3 अरब कमाने लगी, टैक्स रेट बढ़ाया $4 अरब कमाने लगी, टैक्स रेट बढ़ाया वापस 3 अरब पे चली गई, रेवेन्यू कम हो गया। टैक्स रेट और बढ़ाया, रेवेन्यू और कम हो गया। तो क्योंकि जब टैक्स बहुत बढ़ जाएगा तो लोग जॉब से ही बाहर आ जाएंगे। 100% टैक्स रेट अगर होगा तो जीरो टैक्स रेवेन्यू होगा, क्योंकि कोई जॉब नहीं करेगा। मैं कमाऊं, तुम रखो, मैं क्यों कमाऊं, है ना। 100% टैक्स रेट पे तो लोग नहीं जॉब करेंगे। 0% टैक्स रेट पे भी टैक्स रेवेन्यू जीरो होगा, क्योंकि टैक्स आ ही नहीं रहा। तो टैक्स कहीं बीच में ऐसे एडजस्ट होता है, कहीं टैक्स का रेट बढ़ाने से टैक्स से जमा होने वाले पैसे बढ़ने के बजाय कम हो जाते हैं, ये लेफर ने कहा। और इसी बुनियाद पे बड़ी स्टडी करके रीगन ने टैक्स रेट कम कर दिया, जिससे उनका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया। तो ये स्टडीज जो होती हैं ना, एक स्पेसिफिक डेटा पे होती हैं, आप इतना इजीली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेफर कर्व के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म है, हर थ्योरी पे क्रिटिसिज्म है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बारे में कोई बात करती है ना, कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उस पर क्रिटिसिज्म भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो लेफर कर्व ने जो बताया हमें कि जी टैक्स रेट, अभी उसने कहा कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, टैक्स रेट कम कर दो, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या कहा लेफर ने कहा हम यहाँ खड़े हैं। देखिएगा जरा डायग्राम को, देखिएगा, देखें, लेफर के मुताबिक अगर हमारा अभी हम इस पोजीशन पे हैं, टैक्स रेट ये है और हमारा टैक्स रेवेन्यू इतना है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए अब्दुल्ला भाई? लेफर के मुताबिक अभी क्या करना चाहिए? टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, क्या करूं टैक्स रेट के साथ? ये रही पोजीशन, ये बताई थी। टैक्स रेट कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो लेफर की इस पॉलिसी पर अमल किया, लेकिन टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा। उसके बाद पता ही चला कि हम यहाँ हैं, ये हमें पता नहीं चलता। क्या पता हम यहाँ हैं, क्या पता हम यहाँ हैं, ये एग्जैक्टली नहीं निकाल पाते हम कि हम अभी कहाँ हैं। और नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही कर्व हो सकता है ये ऐसा कर्व हो सकता है आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो ऐसा कर्व हो। नॉर्मल कर्व होना इसका ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, और कहीं कहीं इसका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये बात थी फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस की। अब हमारे पास बात रह गई खाली 4। अगली बात है मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस। तो मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस, चलिए जी, ज़रा अब थोड़ा हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको अब्दुल्ला भाई? जवाब भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम क्या बातें कर रहे हैं? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये आसान लगेगा कि सबसे पहले क्या मॉनेटरी पॉलिसी में टाइम लैग होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में टाइम लैग का मतलब समझते हैं कि आज आपने इंटरेस्ट रेट चेंज किया, कल से डिमांड चेंज हो जाएगी क्या? नहीं चेंज होगी। फिस्कल पॉलिसी के मुकाबले मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम लैग थोड़ा सा कम देखने में आया है, क्योंकि वो चेंज जल्दी आ जाता है ना। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कहा डैम बना दो, अब डैम बनेगा 10 साल में। स्टेट बैंक ने कहा इंटरेस्ट रेट कम कर दो, आज रात से कम हो जाएगा। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जल्दी इफेक्ट होते हैं। कुछ चीज़ें देर से इफेक्ट करती हैं, जैसे कि एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई, उसका थोड़ा इम्पैक्ट कुछ थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन बाल टाइम लैग तो होता है ना, एग्जैक्टली मोमेंटरीली तो नहीं होता। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का शॉर्टर टाइम लैग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी किसके ऊपर अप्लाई करता है सेंट्रल बैंक? जी, ये पता नहीं, उसको पता है। वाह, क्या मतलब हुआ इस बात का? कमर्शियल बैंक का अपना भी तो एक सेल्फ इंटरेस्ट है।
वो गुलाम थोड़ी है, हमको गुलाम है, गुलाम नहीं है। वो कहते अब से इकोनॉमी की हालात को देखते हुए सेंट्रल बैंक ने कुछ फैसले किए जिसपे कमर्शियल बैंक को एक खास तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या वो रिएक्ट करेगा? पहले वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा ना, फिर वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। नंबर 2, एक और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ टर्म यूज की जाती है। चलो भाई, वो है लिक्विडिटी ट्रैप। क्या मतलब होगा बता सकता है? ऐसे फॉरेन में लिक्विडिटी ट्रैप ये है कि हमने ये बनाई थी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए ज़रा आप लोग, इधर देखिए अब्दुल्ला भाई, इंटरेस्ट रेट कम कर दो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे ही दिखाया था ना। इंटरेस्ट रेट कम कर दो। इंटरेस्ट रेट पहले जो था ना वो था 1.5% पे, 50% से कम कर दो, 0.75 हो जाएगा। क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा एग्रीगेट डिमांड पे? ऑलरेडी लिक्विडिटी पहले ही बहुत है। जब पहले ही लोगों के पास पैसा काफ़ी अवेलेबल हो और पैसा पकड़ा देने से इकोनॉमिक मूवमेंट नहीं नज़र आती आपको। बात समझ आ रही है? इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं कि ऑलरेडी इकोनॉमी में लिक्विडिटी काफ़ी थी, पैसे काफ़ी थे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था, लोग ऑलरेडी बाइंग कर रहे थे, लोन पे गाड़ियाँ ले रहे थे। आपने इंटरेस्ट रेट और भी कम कर दिया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी लिक्विडिटी अवेलेबल थी। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है। ऐसा होता है ख़ास तौर पे, हमने कई दफ़ा पढ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अब आपका एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आ जाता है, याद है? खासतौर पर उन कंट्रीज़ में जो ओपन इकोनॉमीज हैं फुल टाइम। तो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, आपका एक्सचेंज रेट बढ़ा था, अगर किसी और ने बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो आपने देखे ही नहीं थे। कि एक आपके बढ़ाने से उसकी उस बेचारे के मुल्क से पैसे निकलना शुरू हो गए, उसने बढ़ा दिया तो आपके पास से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ दूसरे अदर कंट्रीज आपके ऊपर होता है, फिर आपके पास आना भी मुश्किल हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हम देख चुके हैं फिस्कल पॉलिसी में भी। आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए लेकिन वैसा हो नहीं रहा। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं कि डिमांड कम हो जाए, कम नहीं हो रही डिमांड। उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और फैक्टर्स भी हो सकते हैं उससे। ठीक है, जैसे हमने कहा था, अब्दुल्ला भाई आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, डिमांड नहीं कम हुई, क्यों नहीं कम हुई होगी? प्राइस लेवल नीचे नहीं आई होंगे एक्चुअली, चलो यूं कर लो। गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट बैंक ने कहा कि जी बहुत प्राइस लेवल ऊपर है, ये प्राइस लेवल ऊपर है, नीचे लाना है, नीचे लाना है, क्या करो? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, प्राइस लेवल नीचे आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उरुष, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, प्राइस लेवल नीचे नहीं आई, क्यों? दुल्ला भाई बताएं, अभी हुआ हमारे साथ, अभी हमारे साथ हुआ, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सेंट्रल बैंक ने, प्राइस लेवल नीचे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि महंगाई इस वजह से नहीं थी कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी, महंगाई इस वजह से थी कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो रही थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हो सकते हैं। फिर एक है जिसको मैं कह रहा हूं बबलिंग अफेक्ट, बाउंसिंग अफेक्ट, बॉबिंग अफेक्ट, सॉरी मैं अपना अफेक्ट खुद ही भूल गया, बॉबिंग अफेक्ट। लेकिन इसको आप ये कह रहे हैं सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड शॉक्स। आपने उसका इम्पैक्ट का सही अंदाज़ा नहीं लगाया कि मल्टीपल टाइम्स आएगा। आपने एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, उसकी वजह से डिमांड गिर गई, उसकी वजह से फिर ये इम्पैक्ट आया, फिर इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट आया। मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं जो शॉक्स आते रहेंगे। इन शॉक्स का आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होना चाहिए, ग्लोबल इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए। ग्लोबल शॉक्स आप तक आएंगे, आपके शॉक्स बाहर जाएंगे, बाहर के शॉक्स आपके पास आएंगे। फिर आपके अपने मुल्क के अंदर
फाइनेंशियल मोबिलिटी कितनी अच्छी है। क्या मतलब होता है इसका? कि आप कितने ज़्यादा पैसे इधर से उधर करना कितना आसान है। आपने देखा कि जी ये चीज़ अच्छी हो गई, यहाँ लगा दो, वहाँ से निकालो, यहाँ लगा दो, बिक ही नहीं रही चीज़ें। आपका मकान बेचना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आपके यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी खरीदना मुश्किल है। तो जितना ज़्यादा आपके यहाँ फैक्टर्स इस तरह के होंगे, आपकी फाइनेंशियल मोबिलिटी कम होगी। मोबिलिटी कम होगी तो आपकी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस क्या होगी? कम होगी। फिर आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट कितनी है? मेरी भी इस बात से क्या समझ में आया? क्या मॉनेटरी पॉलिसी अकेले में बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी के रिस्पॉन्स में बनाई जाती है। उसको कोऑर्डिनेट करेगी गवर्नमेंट आपके साथ, तो इफेक्टिव होगी। वरना आपने मॉनेटरी पॉलिसी एक डायरेक्शन में बनाई, गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सेंट्रल बैंक ने बना दी कुछ तो फिर उससे गलत फैसला भी हो सकता है। जीडीपी ग्रोथ के बजाय डिक्लाइन में चला जाए। स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ना, वो नहीं करता है। रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट देख रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करना है, नहीं करे, इंडिपेंडेंट तो है लेकिन हालात के साथ तो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी और पॉलिसीज इनइफेक्टिव हो जाएंगी। जैसे यूएस के अंदर टैक्स कट नहीं कर, वो रेट कट अभी यूएसए में यही मसला चल रहा है। अच्छा, इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, इस पर आप पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। मार्केट बेस्ड सप्लाई सबसे पहले क्या मसला है सप्लाई साइड पॉलिसीज का? लॉन्ग रन में आता है। लॉन्ग रन में है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आने में देर लगती है, स्लो टू अफेक्ट। फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज दो तरह की हैं जो इस आपके कोर्स में डिस्कस होंगी। एक है मार्केट बेस्ड इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई और एक है इंटरवेंशनिस्ट। एंड अल्टरनेटिव सप्लाई सब कुछ पता है। ठीक है जी। मार्केट बेस्ड क्या होती हैं? ऐसी सप्लाई साइड पॉलिसी जो मार्केट फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर दे। फॉर एग्जाम्पल टैक्स कम कर दिया चलें, और आपने एंट्री इनटू द मार्केट इजी कर दी, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट इजी कर दिया, रेगुलेशंस कम कर दी। ये मार्केट को बेहतर करके सप्लाई साइड पॉलिसीज अपना रही हैं। लेबर मार्केट अच्छी कर दी। अच्छा, यहीं से पढ़ के सुना रही है, मैं समझ रहा हूँ, मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ कि वाह क्या ज़बरदस्त है यार, टैक्स कम करने का कैसे लेबर मार्केट रिफॉर्म तक पहुँच गई रूश, वाह वाह। तो वो तमाम चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी, चीज़ें मार्केट बेहतर कर दी, मार्केट को जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के करीब ले आई। तो ये मार्केट बेस्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है। और इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसी कोई बताए? अब गवर्नमेंट ने बैठ के कुछ ऐसा किया कि कुछ रोडें बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, ट्रेनिंग पे फोकस कर रही है, ट्रेनिंग हो रही है। इनके आमतौर पे इम्पैक्ट, इंटरवेंशनिस्ट इम्पैक्ट कब आते हैं? इंटरवेंशनिस्ट का फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट तो फिर भी जल्दी आता है, एक्चुअल इम्पैक्ट लेट आते हैं। फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट है डिमांड का बढ़ना, वो तो आ जाता है। टैक्सी वाले लॉन्ग रन पॉइंट के सबसे ज़्यादा जानते हैं सप्लाई साइड। पूरे शहर गवर्नमेंट ने कहा कि सड़क बनाएंगे तो पूरा मुल्क में तरक्की होगी सप्लाई साइड, लेकिन सड़क बनाने के लिए मजदूर हायर किए, उनकी वेज पे की, तो उससे डिमांड साइड इम्पैक्ट तो आ ही गया। तो इंटरवेंशनिस्ट का लेकिन लॉन्ग रन में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मार्केट बेस्ड का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट ऑलरेडी कितनी फ्लूइड थी। अगर मार्केट पहले ही फ्लूइड थी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्केट बिल्कुल जैम की हुई थी, आपने स्ट्रिक्ट मार्केट थी, उसको आपने रिलीव किया तो इम्पैक्ट निस्बतन ज़्यादा आ सकता है। लेकिन फिर इनमें से हर पॉलिसी का इम्पैक्ट भी डिपेंडेंट है। आपने कहा कि मैं समझता हूँ मैं डीरेगुलेशन कर दूंगा जॉब्स बढ़ जाएंगी मार्केट में, मैं समझता हूँ प्राइवेटाइज कर दूंगा कंपनी एफिशिएंट हो जाएगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। प्राइवेटाइज कर दिया, करप्शन प्रैक्टिसेस आ गई, रेड टेपिज्म अभी तक एग्जिस्ट करता है, तो पता चला प्राइवेटाइजेशन, रेड टेपिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है। मार्केट में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हर जगह रिश्वत खा रहे हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो है वो प्राइवेटाइज तो हो गया, लेकिन एफिशिएंसी फिर भी नहीं बढ़ी। तो मार्केट बेस्ड पॉलिसी भी हो और इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी भी हो, जरूरी नहीं कि वो इफेक्टिव भी हो। आपने कहा हम डैम बनाएंगे, डैम ऐसा बना है, आपने देखा भी हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। गवर्नमेंट ने कहा हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, कितने का? 300 बिलियन रुपए का।
अप्रूव हो गया, फॉर्म हो गया, टैक्स लग गया, उसके बाद पैसे जमा हो गए, पता चला वो $450 बिलियन का है एक्चुअली। नहीं 600 का है, 900 का है, 1500 बिलियन डॉलर ये होता है माने। आपने इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी पहले बना ली, बहुत अच्छी स्टडी के बगैर कि यार अच्छा सा नंबर दिखाओ, लोग एग्री कर जाए, एग्री कर गया, उसके बाद पता चला उसके रियल इम्पैक्ट अलग थे, अलग कॉस्ट थी, फिर उसके ऊपर डिले की कॉस्ट अलग है, फिर कंपनियों के ऊपर जो उसको आपने ग्रीजिंग कॉस्ट देनी है वो अलग है, चीज़ों को मूव कराना है, पैसे खिलाओ, हर चीज़ में मसले मसाइल। तो इसलिए ये पॉलिसी सप्लाई साइड सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके एक्चुअल इम्पैक्ट्स आने में वो आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क होते हैं। एक्सचेंज रेट पॉलिसीज प्राइस इलास्टिक क्या बहुत इफेक्टिव होती हैं? एक तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी में आ गया आपका एक्सचेंज रेट को बढ़ाना और कम करना, यानी रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। कार्ड की डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रिक्वायर्स एक्सचेंज रिजर्व्स। भाई पैसे ही नहीं है, करेंसी की वैल्यू नीचे करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, कैसे आएगी? करेंसी की वैल्यू ऊपर करनी है, उसके लिए मुझे डॉलर फेंकना पड़ेगा मार्केट में, अपनी करेंसी उठानी पड़ेगी, तो डॉलर ही नहीं है तो कहाँ से करूँगा मैं? करेंसी की वैल्यू नीचे करूँगा, मेरे ट्रेडिंग पार्टनर होंगे कि नहीं भाई आप नीचे इतनी नीचे कर रहे हो, हमारी तो आपकी एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव हो रही है, हमारी अनअट्रैक्टिव हो रही है, आप ज़बरदस्ती क्यों नीचे कर रहे हो? तो इट्स नॉट ईजी टू डी वैल्यू और रीवैल्यू योर करेंसी, ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट के साथ स्पेकुलेशन का इतना बड़ा मसला है कि आप मैनेज कर ही नहीं पाते आसानी से। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? आपकी करेंसी की वैल्यू 200 होनी चाहिए थी, आप कह रहे हैं यार ऐसा करते हैं करेंसी को ना ओवर वैल्यू करते हैं, ओवर वैल्यू 300 की करते हैं अपनी करेंसी, हमें पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है, करेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है। यानी डॉलर टर्म में चलो कर लो, पहले 200 रुपए का $1 आता था, मैं 100 रुपए का $1 करना चाह रहा हूँ, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? मार्केट से अपनी करेंसी उठाऊंगा, डॉलर छोड़ूंगा, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। करेंसी जब ओवर वैल्यूड हो जाएगी ना, तो जिसके पास वो करेंसी होगी वो कहेगा ये बेच दो, गिर जाएगी। जब कोई भी चीज ओवर वैल्यूड होती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी अच्छे पैसे मिलना ही बेच दो, ओवर वैल्यूड है। हर वो चीज ओवर वैल्यूड है, उसने गिरना है। जब लोग और बेचने के लिए आएंगे, अब क्या होगा मार्केट में? फिर आपकी करेंसी फैली हुई होगी, उसकी वैल्यू नीचे आ रही होगी, आपको और उठानी पड़ेगी, फिर डॉलर फेंकेंगे आप, फिर लोग कहेंगे अभी और ओवर वैल्यूड और निकाल दो। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला रहेगा। आप पैसे फेंकते जाएंगे और लोग मार्केट से आपकी करेंसी मार्केट में और फेंकते जाएंगे, आप डॉलर देते जाएंगे, करेंसी अपनी उठाते जाएंगे, और ये यहाँ तक कि आपके डॉलर ख़त्म हो जाए। तो ये फीजिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। थोड़ी देर के लिए तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा। दूसरे मुल्कों के ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, स्पेकुलेशंस हो गई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अदर कंट्रीज हर्ट होते हैं। अब एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए जो भी आप पॉलिसीज अपना रहे हैं, आपने एक्सचेंज रेट नीचे किया जैसे मैंने कहा, तो दूसरे मुल्कों ने कहा भाई हमें आपका रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है या मुश्किल हो रही है हमें, तो उस सूरत में आपको दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी डील करना पड़ता है। फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी मैंने पहले बता दिया आपको, और आपका मुल्क अकेले अपनी कंट्री करेंसी को वैल्यू डिवैल्यू खुद नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के सारे मुल्क मिलकर अपनी करेंसी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि आप कहीं सेटल कर लो अपनी मर्जी से। अच्छा, फिर आप उसकी बात करते हैं, इस पर भी हमने बहुत बात की हुई है, टैरिफ कोटा एम्बार्गो सब्सिडी पे। प्रोटेक्शनिज्म एज अ पॉलिसी, क्या आप आइसोलेशन अपना सकते हैं? जैसे कि हमने से बात की हुई है ना, आपने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो दूसरा मुल्क क्या करेगा? टैरिफ लगा देगा। कोटा लगाएंगे, कोटा लग जाएगा। अच्छा, आप कहें सब्सिडी देंगे हम अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज के लिए, उसके मसाइल देखें हमने। जिसको गोद में उठा लो वो 60 साल का बुढ़ा होता है, गोद से नहीं उतर रहा अम्मा की, नहीं इन्फेंट इंडस्ट्री हूँ। इन्फेंट को गोद में लिया था, गोद में रहे रहे सनसेट हो गया और सब्सिडी नहीं छोड़ा, कि पहले इसलिए दे रहे थे कि इन्फेंट थी, अब इसलिए दे रहे हैं कि सनसेट है। तो ये आपकी सब्सिडाइज करने के भी मसाइल हैं, इजी नहीं है सब्सिडी करना। यानी ये पॉलिसीज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा। और एक तो ये बात हो गई ना, अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट फिस्कल पॉलिसी पे भी तो है, फिस्कल पॉलिसी का के मॉनेटरी इम्पैक्ट्स भी तो हैं।
एक्सचेंज रेट पॉलिसी के फिजिकल मॉनेटरी इम्पैक्ट्स भी तो हैं, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज के एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट्स भी तो हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे, ये पॉलिसीज भी एक दूसरे को अफेक्ट करी। एक तो है ना, हमने कहा कि इफेक्टिवनेस ऑफ अ पॉलिसी, हमने कहा लेट सपोज यहाँ हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में इफेक्ट टाइम लैग बहुत है जी, हो सकता है पॉसिबल। रिस्पांस ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी ट्रैप एक इशू है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन एक और इम्पैक्ट है, ये आखिरी बात है तो प्लीज़ ज़रा फोकस ज़्यादा करें, कि पॉलिसीज़ बिटवीन द पॉलिसीज़ भी इफेक्ट्स हैं जिनको कि संभालना फिर एक और मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं होता चला जाता है। मल्टीपल टाइम्स बॉबिंग इफेक्ट आप देखते हैं, ये मेरा टर्म है, प्लीज़ पेपर में मतलब क्या, ये क्या बॉबिंग। यही याद रहेगा। तो आप प्राइस स्टेबिलिटी करना चाह रहे हैं लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करनी है, प्राइसेस नीचे लाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, अब वो कैसे संभालेंगे, उसके लिए जो करेंगे उससे कुछ और हो जाएगा। तो ये जो मल्टीपल टाइम है ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कम से कम मेजर चीज़ें पता हों कि अगर प्राइस नीचे आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हैप्पीनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नेशनल लेवल पे, और कहाँ कहाँ इसका एक का इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस लेवल नीचे लाने का। ये बात आपका आखिरी इशू है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन इन्फ्लेशन कम चाहिए, तो वो कैसे होगी। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन से बचना है लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसी अपनानी है, टैक्स कहाँ से जमा करोगे फिर, लोगों पे नहीं लगाओगे तो ये सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है। और फिर कितने पॉलिसी टूल्स आप यूज़ करेंगे। इस सब में एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जो आखिरी में उन्होंने लिखा है, वो है डिज़ायर टू विन इलेक्शन। व्हेन द गवर्नमेंट नोज कि इस पॉलिसी का वो इम्पैक्ट नहीं आना जो लॉन्ग रन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि लेकिन इसका वोट पे इम्पैक्ट आ जाएगा, शॉर्ट रन तो इफेक्ट आ जाएगा, वोट बढ़ मिल जाएगा, तो ये पॉलिसी अपना लो। अभी आप देख लें हमारी 27th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, बहुत सी अमेंडमेंट जो शॉर्ट रन को सामने देखते हुए जो है वो ले ली जाती हैं। तो इसी तरह से एक और इम्पैक्ट है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पे, प्रेशर ग्रुप। इतना अच्छी बात है, इतना एविडेंट होता है। आपने कहा कल से हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगाएंगे, बहुत ज़रूरी है, 0 टैक्स देता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, 0% टैक्स है एग्रीकल्चर पर। आपने कहा 10%, 5% टैक्स लगाएंगे, उन्होंने हड़ताल कर दी, अब क्या करें, वापस कर दें, पॉलिसी ऑप्शन था, यूज़ ही नहीं कर सकते। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो चलने नहीं दे रहे आपकी गवर्नमेंट की। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो पॉलिसीज़ को लेकर हमें देखने पड़ते हैं। तो आपको शायद अंदाज़ा हो पाया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या हमारा मतवा नज़र ए लेवल्स में होगा मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर। तो होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ में आए होंगे, नींद कम आई होगी। एक वीडियो में हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया। ओवरऑल हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 हैं टोटल चैप्टर, 5 चैप्टर्स हैं। और यूनिट्स की बात हो रही है, 5 यूनिट्स हैं, इसमें से एक आज हमने कर लिया, 4 रह गए। तो कोशिश ये करेंगे हम कि एक क्लास में एक यूनिट कर लें, डिपेंड करता है आप कितना सरवाइव कर पाते हैं। तो इसके साथ ही आज की क्लास का ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।